तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आई सेकेंडरी बाई एनवायरनमेंट की क्लास चल रही है। एनवायरनमेंट में हम लोग आपको जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी क्या है। इसमें हमने ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की बात की है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है उसकी बात भी की है। दरअसल अगर आप इन्वायरमेंट में देखें यहाँ तो हालांकि इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज्योग्राफी भी शामिल है और साइंस भी शामिल है। लेकिन जब हम इन्वायरमेंट किसी ज़माने में आज से 20 साल पहले जब हम इन्वायरमेंट पढ़ते थे तो इन्वायरमेंट के नाम पर हम ले दे के पॉल्यूशन पढ़ते थे। जैसे आप जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये हुआ और इन्वायरमेंट खत्म हो गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आया इकोलॉजी या पारिस्थितिकी का। तो परिस्थितिकी पहले समझ में नहीं आता था कि परिस्थितिकी शब्द क्या है, इकोलॉजी शब्द क्या है ना। तो एक स्थिति और परिस्थिति किससे मिलकर बना, यहाँ पर मैंने जगह सारी घेर रखी है। परिस्थितिकी स्थिति और उसके चारों ओर का वातावरण या चारों ओर का घेरा। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग यहाँ पर जो हैं, हमारे आसपास जो कुछ भी है, चाहे वो जानदार है या बेजान है ना, वो सब हमारे आसपास का वातावरण है। ऊपर खुला आसमान, हवा, धूप, रोशनी, मिट्टी, पानी, ये सब हमारे आसपास का आवरण है। तो अब नई बात ये आई कि पर्यावरण हमें प्रभावित कर रहा है और हम पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। अच्छा देखो, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं तुम पर असर डाल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी जो बॉडी लैंग्वेज है, फेस के जो एक्सप्रेशन है, इस समय मुझ पर असर डाल रहे हैं। तुम लोग बेहतर कर रहे हो तो मुझे मोटिवेशन मिल रहा है ना। तुम्हारा चेहरा मुझे बता रहा है कि तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब जब मुझे लगता है क्लास के समझ में आ रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो अंदर से जोश पैदा होता है, एनर्जी, एक अजीब किस्म की एनर्जी महसूस होती है और थकान खत्म हो जाती है। और जब मैं देखता हूँ क्लास बोरिंग हो रही है तो मैं भी थकने लगता हूँ ना। तो दोनों ही एक दूसरे पर असर डालते हैं। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका बेहतर होगा तो तुम भी सुबह से लेकर शाम तक मेरे साथ बैठे रहोगे। हम दोनों एक दूसरे पर असर डाल रहे हैं। इसके अलावा आप लोग एक दूसरे पर आपस में असर डाल रहे हो, है ना। किसी से आपकी दोस्ती, किसी से दुश्मनी, किसी से कुछ नहीं, है ना। इसके अलावा यहाँ पर जो रोशनी है, यहाँ पर जो सर्दी या गर्मी है, वो हम पर असर डाल रही है। हम लोग भी अपने आसपास के वातावरण पर असर डाल रहे हैं। गंदगी करेंगे तो पोल्यूशन कर रहे हैं, है ना। गंदगी कर रहे हैं, धूल उड़ रहे हैं तो पोल्यूशन कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम आप लोग सब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन, एक व्यवस्था हों, है ना, एक खास चीज़ के हिस्से हों, तो हम एक दूसरे को तो असर डाल ही रहे हैं। साथ ही साथ हमारा पर्यावरण भी हम पर असर डाल रहा है और हम हमारे पर्यावरण पर भी असर डाल रहे हैं। तो धीरे धीरे प्रदूषण से आगे हम लोग आ गए परिस्थितिकी या इकोसिस्टम या इकोलॉजी या पारिस्थितिकी तंत्र पर। दरअसल दो अलग अलग शब्द हैं, इकोसिस्टम और इकोलॉजी। इकोसिस्टम जो है एक व्यवस्था है, और इस व्यवस्था, इस सिस्टम की स्टडी का जो साइंस है उसे हम कहते हैं इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। ठीक है ना। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, आपको अब तो खैर मैंने इरेज कर दिया। जैसे परिस्थितिकी तंत्र है उस शब्द का इस्तेमाल किया था एजी टेंसले ने, और जो इकोलॉजी है उस शब्द का इस्तेमाल किया था हक्सले ने। तो धीरे धीरे परिस्थितिकी तंत्र के कॉन्सेप्ट आने लगे। फिर समय और गुजरा तो सन 2000 के आसपास, बल्कि 2000 नहीं, 2005 के बाद फिर ग्लोबल वार्मिंग आने लगी। उससे पहले ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हल्के हल्के पढ़ाए जाते थे। किसमें, ग्रेजुएशन लेवल पर, या ले दे के पढ़ा देते थे एसिडेंट पढ़ा देते थे। लेकिन उसके बाद आफ्टर 2010 के बाद एनवायरनमेंट में क्रांति आ गई, इन्वायरमेंट स्टडीज़ में क्रांति आ गई। अब आपने बहुत कुछ पढ़ना है, बायो, उसी इकोसिस्टम के अंदर तरह तरह के इकोसिस्टम है। उसमें डेल्टा भी है, मैंग्रोव भी है, कोरल रीफ है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ओशिन, तो ओशिन के किनारे जो समुद्र तटीय हैं वो। इसके अलावा सतह पर जो झीलें हैं उनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जो वेटलैंड या नम भूमि है, दलदल हैं, उनके बारे में भी अपना पढ़ना है। इसके बाद इसमें वन्य जीव संरक्षण भी आ जाता है ना। वन्य जीव संरक्षण आ गया तो IUCN भी आ गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपस में घुल मिल गई हैं। तो इसीलिए जो एनवायरनमेंट का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा छोटा सा सब्जेक्ट था। धीरे धीरे इसका जो आकार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और अब ये एनवायरनमेंट की सीमाओं से पार करके ज्योग्राफी, साइंस और इकोनॉमिक्स में पहुंच गया है। और अब चूंकि ये नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी हिस्सा बन गया है, तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो अगर आप एग्जाम देने जाएं तो वो पॉलिटिकल साइंस और जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें भी आ जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, या हम लोग क्या कर रहे हैं आपके साथ, कि हम जो हैं एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के नाम से ही सारी क्लास हम लोग बना रहे हैं, और उसको हम अलग अलग पार्ट में अपलोड कर रहे हैं। तो अब तक 6 पार्ट हम लोग बना चुके हैं। अब 7वां पार्ट में हम बात करेंगे। 7वें पार्ट में इस साथ 5 या 6 जितने पार्ट हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलेंगे। अब तक हम लोगों ने जो है
शुरुआत जो की थी हमने, जो एटमॉस्फेयर की हमारी लेयर है अलग अलग, वहाँ से हमने शुरुआत की, एटमॉस्फेयर की लेयर के बारे में आपको बताया, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट, फिर क्या ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इसकी बातें हम लोग कर चुके हैं ना। अब चलते चलते हम लोग आ गए हैं डेल्टा। अब जैसे अलग अलग इकोसिस्टम है ना, डेल्टा, लेगून, एस्चुरी, उसके बारे में हम आप लोगों से डिस्कशन करेंगे। तो अब बात ये आती है कि डेल्टा क्या है। डेल्टा का मतलब है, मैथमेटिक्स में एक डेल्टा सिंबल भी होता है ना, जानते हैं ना, जो लोग मैथमेटिक्स पढ़े हैं उनको पता होगा, मैथमेटिक्स में डेल्टा एक सिंबल भी होता है, तो वो वाला डेल्टा नहीं है। ज्योग्राफी में डेल्टा का मतलब ये है कि कोई भी नदी जहाँ खत्म होती है, देखिए नदी किसी झील में मिलेगी, सागर या महासागर में मिलेगी, या किसी बड़ी नदी में मिल जाएगी। जैसा आप देखते हैं ना, तवा किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की, है ना। यमुना किसकी सहायक है, गंगा की। तो गंगा किसकी सहायक है, ब्रह्मपुत्र की। तो और गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों किस में जाके मिल जा रही हैं, फिर बंगाल की खाड़ी में या हिंद महासागर में, है ना। तो नदी कहीं ना कहीं तो समाप्त हो रही है, चाहे वो महासागर में गिरे, सागर में गिरे, किसी खाड़ी में गिरे, झील में गिरे, या किसी दूसरी नदी में जाकर के मिल जाए, है ना। भाई यमुना जी गंगा में मिलती हैं, सभी जानते हैं ना, मुगारा भी है ना। गंगा यमुना सरस्वती कहाँ पर है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम त्रिवेणी जिसे कहते हैं, फुरकान, प्रयागराज। अब इलाहाबाद हो गए हैं प्रयागराज, ठीक है ना। त्रिवेणी घाट, वहीं पर कुंभ मेला लगता है। तो अब नदी अपने साथ मलबा लेकर के आती है, चाहे थोड़ा लेके आए ज़्यादा लेके आए। जो नदी ज़्यादा लंबी होगी, जिसमें पूरे साल पानी बहता है और वो मुलायम मिट्टी के मैदानों से बहेगी, वो अपने साथ मलबा ज़्यादा लेकर आएगी। यानी कि जिस नदी की कटान की क्षमता ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा कटान करती है वो अपने साथ ज़्यादा मलबा लेके आएगी, जो थोड़ा कटान करती है अपने साथ थोड़ा मलबा लेके आएगी, लेकिन मलबा लेके जरूर आएगी। अब जहाँ पर नदी खत्म होगी, जिस जगह पर भी नदी खत्म होती है, उस जगह पर अपने साथ मलबे का, अपने साथ लाए हुए मलबे का ही जमाव करती है। मलबे को शुद्ध हिंदी में कहते हैं अवसाद, इंग्लिश में इसी को कहते हैं सेडिमेंट्स, ठीक है ना। इसी को हिंदी में कहते हैं हम अवसाद, और इंग्लिश में हम किसको कहते हैं, सेडिमेंट्स, ठीक है। अब यहीं पर एक शब्द आता है नदी का मुहाना। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नदी जहाँ से निकलती है उसे कहते हैं नदी का सोर्स, और जहाँ नदी खत्म होती है उसे कहते हैं हम नदी का मुहाना। तो नदी अपने मुहाने पर, फिर से बता दूं, मुहाना मीन्स माउथ, मुहाना मीन्स माउथ, यानी कि वो जगह जहाँ पर नदी खत्म होती है, जहाँ पर नदी अपना मलबा ला करके छोड़ देती है, अपने साथ लाया मलबा जाकर छोड़ देती है, उसे मुहाना कहते हैं। तो नदी अपने मलबे, अपने मुहाने पर मलबे का जमाव करती है। अब ये मलबा जो है कई तरह से जमा होता है। एक तो ये होता है कि जो मलबा होता है, कई नदियों में ऐसा होता है कि समुद्र में दूर अंदर तक नहीं जा पाता, या जिस नदी में मिल रहा है उस नदी में या झील में दूर अंदर तक नहीं जा पाता, नदी की धारा में ही पीछे की ओर, जो नदी की घाटी है, नदी का मुहाना है, नदी की घाटी, नदी या नदी की धारा या नदी के मुहाने में पीछे की ओर, उस ओर को जिधर से नदी बह करके आ रही है, वहीं पर एक लंबी सीधी रेखा में इकट्ठा होता जाता है, उसे हम कहते हैं एस्चुरी या ज्वारनदमुख। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं डेल्टा की। अब अगर नदी अपने साथ मलबे, अपने साथ लाए हुए मलबे का जमाव, शुद्ध हिंदी में, हिंदी किताबों में लिखा रहता है मलबे का निक्षेपण, निक्षेपण माने जमाव, डिपोजिशन, ठीक है ना, जहाँ पर वो डिपोजिट करती है, यानी कि जमा कर, बैंक में जाते हैं ना कि भाई क्रेडिट करना है कि डिपॉजिट करना है, डिपॉजिट माने जमा करना। तो जहाँ पर नदी जो है अपने सेडिमेंट्स को जमा करती है या अपने मलबे अवसादों को जमा करती है, अगर वो अवसाद, उन अवसादों से एक उल्टे ट्रायंगल, सीधा ट्रायंगल क्या होता है, ये वाला है ना, सीधा ट्रायंगल तो ये होता है ना, उल्टा ट्रायंगल ये हो गया। अगर उल्टे ट्रायंगल की शेप की, उल्टे ट्रायंगल की शेप बन जाए तो उसे हम कहते हैं डेल्टा, या डेल्टा मैदान। अब नदी अपने साथ मलबा ला रही है, तो मलबा दूर तक जहाँ पर भी जमा होता जा रहा है वो सारा का सारा प्लेन या मैदान बन जाता है। इसी मैदान को हम कहते हैं डेल्टाई मैदान। जैसे आप लोगों ने सुना होगा सिंधु गंगा का, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी का है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। और तो उसमें सबसे उपजाऊ डेल्टा किस नदी का है, सिंधु नदी का डेल्टा, है ना। दक्षिण भारत में किन दो नदियों का डेल्टा आपस में लगभग मिल चुका है, कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा। दक्षिण भारत में कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा आपस में मिल चुका है ना। तो समझ गए आप ना, वो जगह जहाँ पर नदी अपना मलबा निकाल के लाती है या डालती या खत्म करती है, जहाँ पर नदी अपने साथ लाए हुए मलबे का जमाव करती है। अब ये मलबा अगर समुद्र में, झील में, महासागर में, किसी नदी में उल्टे ट्रायंगल की शक्ल में जमा हो जाए तो इसी को हम कहते हैं डेल्टा, ठीक है। अब आप देखो, जैसे आप दक्षिण भारत की मिट्टी आप देखेंगे तो बहुत सख्त है, वहाँ पर जुताई करना मुश्किल है, कल्टीवेशन है, खेती किसानी करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि खेती के लिए आपको जमीन को जोतना है ना। तो दक्षिण भारत की जो मिट्टी है उसमें कठोर चट्टानों की मिलावट है, एल्युमिनियम, आयरन जैसे जो कठोर खनिज लवण है वो मिलते हैं, इसलिए वहाँ पर
खेती करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन यहीं पर आप यहाँ पर आ जाएं, आप गंगा यमुना के जवाब में या उत्तर भारत के मैदान में, या आप उधर चले जाएं पाकिस्तान में कराची के आसपास, या दक्षिणी बांग्लादेश में आप चले जाएं, तो यहाँ पर ज़मीन को जोतना बहुत आसान है। जिस जगह पर आप बैठे हैं उस जगह पर भी ज़मीन को जोतना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि जिस जगह पर आप हैं, हम लोग तराई में है ना, तो तराई का मैदान किससे बना है? हिमालय से नदियाँ अपने साथ जो मलबा लाई हैं उन्होंने 33 सागर उसको जमा करा, उसी से मैदान बना। हमारा यहाँ पर एक विशाल खड्ड था, इसमें मलबा जमा हुआ, उसी मलबे के जमा होने के बाद ये मैदान बना है। उसी तरह से आप जो बांग्लादेश देखते हो, जैसे बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश का जो आधा मैदान है दक्षिणी, बांग्लादेश का जो आधा यानी कि साउथ का जो मैदान है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा से बना है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसमें मिलने वाली और जो नदियां हैं जो अपने साथ तमाम मलबा लेकर के आती हैं, उस मलबे से आधा बांग्लादेश बना है, मैंने ना। उसी तरह से कराची और पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वो सारा का सारा नदियों के लाए मलबे से बना है। नदियाँ मलबा लाई हैं, ठीक हो रहा है सर, फोकस नहीं हुआ है। नदियाँ अपने साथ मलबा लाई हैं, उस मलबे को मैदान समंदर में जमा किया गया है, उससे वो पूरा का पूरा मैदान बन गया। इसलिए हम कहते हैं ना सिंधु का डेल्टा है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। यमुना नदी डेल्टा बनाती, यमुना नदी डेल्टा नहीं बनाती। यमुना नदी गंगा में मिलती है, वहाँ पर ना डेल्टा बनता है ना ऐश्वर्य बनती है, ठीक है। अब अभी ऐश्वर्य की बात भी करेंगे। अब हम इकोसिस्टम में या इकोलॉजी में, एनवायरनमेंट में डेल्टा क्यों पढ़ रहे हैं? उसकी वजह यह है कि डेल्टा में जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ना, डेल्टा में जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो वो दलदल में बदलता जाएगा, है ना। अक्सर जब ज्वार आता है या समुद्र में चक्रवात आता है तो वहाँ पर डेल्टा में काफ़ी ऊपर तक, यानी कि नदी किनारे के मैदान में काफ़ी ऊपर तक जो है वो पानी चला जाता है। इसके अलावा लगातार नदी भी अपने साथ पानी लेकर के आ रही है। तो इस जगह पर क्या होता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी समझते हैं आप, जैव विविधता है ना, जैव विविधता जानते हैं? जैव विविधता जानते हैं? जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता, जैव माने जीवन और विविधता माने वैरायटी, है ना। जैव माने जीवन, ठीक है ना। अच्छा, जीवन चाहे वो प्लांट्स में हो या एनिमल्स में हो, किसी में भी हो। और डाइवर्सिटी माने, विविधता माने तरह तरह की, कहते हैं ना भाई, आप शोरूम में चले जाइए किसी स्वेटर खरीदने, तो आपको भी इसमें कुछ और दिखाओ, इसमें कुछ और दिखाओ, वो आपसे पूछेगा भाई कैसा चाहिए, फुल बाजू का चाहिए कि हाफ चाहिए? आपने कहा जी फुल बाजू का चाहिए, तो आप फुल बाजू के उसने निकाल देंगे, इसमें कुछ और दिखाओ, इसमें कुछ और दिखाओ, तरह तरह की वैरायटी हो गई ना। ये कपड़ों में देख लो आप, कपड़ों में तरह तरह की वैरायटी हैं, इनर, अपर, लोअर और पता नहीं क्या, जैकेट और ट्राउजर, क्या क्या कहते हैं, जीन्स, कुर्ता, पटियाला, सूट, प्लाजो, पता नहीं क्या क्या। तो ये सब कपड़ों की वैरायटियाँ तो हैं, ये विविध प्रकार के कपड़े हैं। तो उसी तरह से जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि एक जगह पर तरह तरह की नस्लें मिलना, एक जगह पर तरह तरह की नस्लें मिलना। अब मान लीजिए कहीं पर किसी एक ही किस्म का पानी है, किसी एक ही किस्म की आबोहवा है, तो उसमें जैसे आप देख लें ना, जो आपका जो तराई और भावर का जो क्षेत्र है, तराई और भावर का जो क्षेत्र है उत्तर भारत में, तो यहाँ पर आप साल में 3 मौसम देखेंगे, सर्दी, गर्मी और बरसात। तो अब इन 3 मौसमों की वजह से साल भर में यहाँ तरह तरह की फसलें हो जाती हैं, तरह तरह के फल मिलते हैं। दुनिया में मिलने वाले लगभग सभी प्रकार के फल यहाँ पर आप उगा सकते हो, लगभग। मैंने कहा अब आपको साहब सेब भी उगा लें तो सेब का पेड़ हो तो जाएगा, लेकिन फल उस पर इतना सा आएगा, क्योंकि वो सही जो बड़ा बड़ा रसीला सेब जो होगा वो तो पहाड़ पे ही या उत्तरी, जितने आप ऊपरी अक्षांशों में जाते जाओगे ठंडे इलाके की तरफ को, वहीं होगा। लेकिन यहाँ फिर भी दुनिया में मिलने वाली लगभग हर प्रकार की फल और सब्जी की खेती आप यहाँ कर सकते हो। वजह क्या है कि यहाँ सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों ही है, इसलिए यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है वो खूब मिलती है। अच्छा, यहाँ पर इंसान भी तरह तरह के विकास, आप देखो ना, तराई को क्या कहते हैं? मिनी भारत कहते हैं। क्या कहते हैं तराई को? तराई को मिनी भारत ही कहते हैं। मिनी पंजाब तो कहते ही कहते हैं, इसे मिनी भारत भी कहते हैं। आपको यहाँ हर धर्म के लोग मिलेंगे, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई खूब मिलेंगे, आप जैन भी हैं यहाँ पर, तो है ना। वजह क्या है? उपजाऊ मिट्टी यहाँ की उपजाऊ मिट्टी है, पानी की कमी नहीं है, जमीनें खूबती हैं, तो जगह जगह से लोग माइग्रेट हुए यहाँ करके बस गए, क्योंकि सुविधाएं दी हैं। तो उसी तरह से जो डेल्टाई इलाके हैं वहाँ पर लोग तो मिलते ही हैं, लेकिन वहाँ पर आपको मैंग्रोव वन भी मिलेगा। अगर गर्म इलाके हो, साफ इलाके तो आपको मैंग्रोव वन भी मिलेगा, आपको वहाँ घोंगा यानी कि मूंगे की चट्टानें मिल जाएगी। इसके अलावा समुद्र में मिलने वाले जितने भी जलीय जीव जंतु हैं वो डेल्टा किनारे या समुद्र किनारे आपको खूब मिलेंगे। इसलिए इकोलॉजी में ये जो डेल्टाई मैदान है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद आता है एस्चुरी या जानवर, ठीक है ना। मैंने लिखा नदी का मुहाना, जहाँ मलबे का, ये सब मैंने लिख दिया आपको। अब उसके बाद आता है जागृत बुक या एस्चुरी।
इसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मैं यहाँ पर चित्र बनाता हूँ। सर देखना इस जगह पर कैमरा फोकस हो जाएगा क्या? इस जगह पर अब हमने माना कि एक नदी है जो हिमालय से निकल के आ रही है। हिमालय मतलब नदी है, ये पर्वत है और उसके बाद यहाँ पर शुरू हो गया मैदान और उसके नीचे यहाँ पर है समुद्र, मान लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तो बहुत तेज ढाल होगा, है ना। पहाड़ों पर तो मिट्टी कटाव हो ही रहा है, इसके अलावा मैदान में भी उतरते हुए ढाल तेज है। नदी अपने साथ खूब सारा मलबा लेकर के आ रही है और आकर के ही समुद्र में मिल जाती है। तो इस नदी ने क्या किया, ये मलबा जो है इस तरह से समुद्र में इकट्ठा कर दिया, दूर तक समुद्र में दूर तक इकट्ठा कर दिया इसको हम कहते हैं डेल्टा। लेकिन अब जो एस्चुरी या ज्वालामुख है वो इस तरह, वो बनता वो भी मलबे से ही है लेकिन इस तरह से नहीं बनता है। बनता वो भी मलबे से ही है लेकिन इस तरह से नहीं बनता है। अब हुआ क्या कि नदी कहीं से निकल के आ रही है, चाहे समुद्र से या खैर समुद्र से कहाँ नदी निकलेगी, चाहे पहाड़ से निकल के आ रही है, किसी झील से निकल के आ रही है, नदी निकल के आ रही है सर, ये बह रही नदी। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए समुद्र है या कोई और नदी है, यहाँ पे इस जगह पर। अब दिक्कत ये हो गई कि नदी की लंबाई जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ हैं ना, 2000-2500 किलोमीटर लंबी हैं। नदी की लंबाई 1000 या 1500 किलोमीटर है या 600, 700 या 500 किलोमीटर है। नंबर एक बात। दूसरा बात, नदी जो हो गई मौसमी हो गई। मौसमी का मतलब ये है कि वहाँ पर साल भर पानी नहीं बहता, जब वर्षा ऋतु होती है तो उसमें पानी ज़्यादा बहता है। ठीक है। तीसरी बात ये भी हो सकती है कि नदी जो है बजाय मुलायम मैदानों के कठोर चट्टानों से होकर के बह रही है, तो वो मलबा अपने साथ कम लेकर आ रही है। कटाव क्षमता वो है कम, मिट्टी नदी की कम है। मिट्टी की कटाव क्षमता और उस कटाव को यानी कि उस मलबे को, जिस मलबे को काट रही है उसको ढोने की क्षमता जो है नदी की कम है। वजह कुछ भी हो सकती है। देखो जैसे गंगा जी है ना, गंगा जी जो है गंगोत्री से निकल रही हैं और बांग्लादेश तक पहुँचते पहुँचते लगभग 2500 किलोमीटर बह रही है, लगभग 2500 किलोमीटर बह रही है। ठीक है। अब आप ऋषिकेश में जाके देखिए, आप जो है सामान्य पानी के बहाव में रुक नहीं सकते। हरी की पौड़ी में आप देखिए, हरिद्वार में आप रुक नहीं सकते, बह जाएंगे। यहाँ तक कि गंगा जी से जो नहर निकाली गई है, नहर, उसी के बहाव आप देखिए कितना तेज है। वजह क्या है? ढाल उसकी वजह है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, आप मेरठ से आगे चले जाएंगे तो भी मैदान में ढाल अच्छा खासा है। अब गंगा और जो दूसरी पर्वतीय नदियाँ हैं साल भर बहती हैं और मानसून के 4 महीनों में इनमें पानी खूब बहता है, तो इनकी कटान की क्षमता खूब है। अच्छा, ये उत्तर भारत के मैदानों से होती हुई बिहार झारखंड में चले जाती हैं। मुलायम मिट्टी की जो चट्टानें वहाँ से होकर के जाती हैं, तो इनकी जो काटने की क्षमता है, मिट्टी को या मलबे को काटने की जो क्षमता है, मलबा बनाने की क्षमता है, वो खूब है। इसके अलावा इनमें पानी खूब रहता है, स्पीड इनकी ज़्यादा है, तो मलबे की ढुलान क्षमता इनकी खूब है। तो ये मलबा समुद्र तक न केवल ले जाती हैं बल्कि समुद्र में दूर अंदर तक मलबे को जमा कर देती हैं, डेल्टा बना देती हैं। लेकिन उसी के विपरीत हमारी कुछ नदियां जैसे नर्मदा और ताप्ती, ये नदियां इतनी लंबी नहीं हैं और मौसमी हैं। ये नदियां जो हैं ज़्यादा लंबी भी नहीं है और मौसमी हैं और कठोर चट्टानों से होकर गुजरती हैं। तो एक तो अपने साथ, एक तो मलबा ये काटती कम है, यानी कि मिट्टी का कटान जो है ये कम करती हैं। उसको हम कहते हैं शुद्ध हिंदी में अपरदन, इंग्लिश में कहते हैं इरोजन। तो एक तो ये सॉइल इरोजन कम करती हैं, अपरदन या मिट्टी का कटाव ये कम करती हैं, मलबा कम बनता है। दूसरा, इनकी ढुलान की क्षमता भी कम है। तो मानसून के जो 3-4 महीने होते हैं उसमें पानी में बहता है, वो उसी दौरान में इनके साथ जो मलबा आया है उसमें ऐसा नहीं है कि मलबा बिल्कुल भी समुद्र में जाएगा ही नहीं, बैरियर लग गया कोई, ऐसा नहीं है। लेकिन मलबा समुद्र में आया है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मलबा जो है इनके मुहाने में ही, मुहाना समझ रहे ना, वो जगह जहाँ पर नदी खत्म होती है, इनके मुहाने में ही अंदर तक, दूर तक अंदर तक, पीछे इधर से नदी बह करके आ रही है और मलबा जो है पीछे को जमा हो रहा है, क्योंकि नदी के पानी में इतना दम नहीं है कि वो इस मलबे को समुद्र में दूर अंदर तक ले जाए। तो मलबे का जमाव जो हो रहा है वो नदी के मुहाने में, नदी की घाटी में ही हो जा रहा है। यहाँ पर था, अब धीरे धीरे ये मलबा यहाँ पर जम गया। अब एक स्थिति ऐसी आई कि जो नदी में पानी बह करके आ रहा है, नदी में जो पानी बह करके आ रहा है, अब वो इसके मलबे के ऊपर से गुजरने लगा इस तरह से। तो आप देखेंगे नदी के मुहाने का जो तल है या इस जगह पे जो पानी बह रहा है, ये समुद्र से ऊपर उठा हुआ आपको दिखाई देगा। 1-2 किलोमीटर की बात नहीं है,
ये 10, 20, 30 किलोमीटर तक अंदर मलबा जमा होता है। तो अब जब यहाँ से पानी आ रहा है तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो समुद्र तल है वो नदी से नीचे हो गया, या नदी के मुहाने का जो तल है वो समुद्र तल से ऊपर हो गया। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी की लहरें ऐसे करके उठ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे नदी में ज्वार आ गया, या नदी के ज्वार मुहाने में ज्वार आ गया, ठीक है ना। यह नदी का जो मुंह है वो ज्वार जैसा हो गया, इसीलिए इस शेप का नाम पड़ा है एस्चुरी या ज्वार नद मुख। लिख लो, ज्वार नद मुख। इंग्लिश में इसको कहते हैं एस्चुरी, एस्चुरी या ज्वार नद मुख, ठीक है साहब। अब आपसे कोई पूछे साहब ये इकोलॉजी या इन्वायरमेंट में इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, नदी अपने साथ ताजा पानी लेकर के आ रही है, नदी का ताजा पानी, ठीक है साहब, और यहाँ पर समुद्र का खारा पानी, ये दोनों एक ही जगह पर मिल रहे हैं। तो ताजे पानी में जो जीवन मिलता है, या ताजे पानी में जो भी जलीय जीवन होता है, जो कुछ भी मिले, उसमें सांप मिले, छिपकली मिले, है ना, मच्छर मिले, मगरमच्छ मिले या मछली मिले, ताजे पानी में और खारे पानी में, ताजा पानी और खारा पानी दोनों मिल रहे हैं। नंबर एक बात, इकोसिस्टम में जो जहाँ पर दो अलग अलग तरह के इकोसिस्टम मिलते हैं, उस क्षेत्र को, उनके बीच के एरिया को कहते हैं हम इकोटोन। मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये ताजा पानी और यहाँ ये समुद्र का खारा पानी, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। इधर बिल्कुल ताजा पानी है और इधर बिल्कुल खारा पानी है, लेकिन यहाँ पर ताजा और खारा पानी दोनों मिल गए हैं। दो तरह के इकोसिस्टम, एक नदी के ताजे पानी का इकोसिस्टम और एक समुद्र के खारे पानी का इकोसिस्टम, है ना। इस जगह में इसकी खूबियां भी हैं और इसकी खूबियां भी हैं। यहाँ ताजे पानी की खूबियां भी हैं और खारे पानी की भी खूबियां भी हैं। यहाँ ए प्रकार के इकोसिस्टम की खूबियां भी हैं और बी प्रकार के इकोसिस्टम की खूबियां भी हैं। तो ऐसे जगह को, इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिशनल एरिया। जैसे किशोरावस्था होती है ना, जो 14-15 साल की उम्र होती है ना, उसमें ना बच्चा, उसमें किशोर जो है ना तो बच्चा होता है, ना ही पूरी तरह से जवान होता है। उसमें बचपन के लक्षण भी होते हैं और उसमें जवानी के लक्षण भी होते हैं, ठीक है ना। ये बैठा हमारे सामने, है ना, कभी कभी बहुत मैच्योर हो जाता है, कभी बच्चा हो जाता है ना। तो यही है इकोटोन, तो यही ट्रांजिशनल एरिया है ना। जैसे आप लोगों को पूरी तरह से युवा हो, है ना, मैं परिपक्व युवा हूँ, ठीक है साहब, तो ये इकोटोन है। तो अब ऐसे कह सकते हो कि जहाँ पर दो अलग अलग तरह के इकोसिस्टम की दोनों ही खूबियाँ मिलती हैं, उसी को हम कहेंगे इकोटोन। तो अब यहाँ पर जो ताजे पानी का जीवन है वही मिलेगा और जो खारे पानी का जीवन है वही मिलेगा। नंबर एक बात। अच्छा, नंबर दो बात यह है कि आपको पता है समुद्र में अक्सर ज्वार आते रहते हैं, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें भी उठती रहती हैं, होती है ना। लेकिन यहाँ क्या होता है कि पानी का तल जब ये ऊपर उठ गया ना यहाँ पर आकर के, तो ये समुद्र में आने वाली, नदी के मुहाने में जो समुद्र में आने वाला ज्वार है या जो ऊंची ऊंची लहरें ना, उनको शांत कर देता है। आमतौर पर समुद्र किनारे पानी शांत नहीं होता है, आपने फिल्मों में देखा होगा, है ना। लोग जाते हैं ना बीच किनारे, तो लहरें आती हैं, फिर बीच आ जाती हैं, फिर कभी कभी तो इतनी ऊंची लहरें आती हैं भाग ले जाती हैं, अंदर तक दूर तक भाग ले जाती हैं। लेकिन यहाँ पर पानी शांत होता है। पहली बात तो दो अलग अलग तरह का सिस्टम है, यहाँ पर दो अलग अलग तरह का पानी मिलता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर दूर दूर तक पानी जो है वो बिल्कुल शांत होता है। तो इस शांत पानी की वजह से नदी में नदी में जितने प्रकार के जलीय जीव जंतु मिलते हैं, उन्हें ये शांत पानी बहुत पसंद आता है अंडे देने के लिए या प्रजनन के लिए, ठीक है ना। अंडे देने के लिए या प्रजनन के लिए ये जगह बहुत उन्हें अच्छी लगती है। हमारे यहाँ बहुत सारे समुद्र तट ऐसे हैं जहाँ पर विदेशों से कछुए आते हैं, घड़ियाल आते हैं अंडे देने के लिए। अंडे देते हैं, उनको सेते हैं, बच्चे निकल जाते हैं, फिर चले जाते हैं, समझ रहे ना। जैसे कछुओं के लिए भारत का कौन सा तट फेमस है कछुआ प्रजनन के लिए? गहिरमाथा, ठीक है ना। खैर आप नहीं समझे, ठीक है। तो कहाँ चली? अच्छा, तो यहाँ पर शांत पानी है और पानी भरपूर है, शांत पानी है, पानी भरपूर है, दोनों प्रकार का पानी है, ताज़ा पानी भी है और खारा पानी भी है। अच्छा, अब शांत पानी होने की वजह से यहाँ पर अच्छे खासे जो शैवाल हैं या छोटी मोटी और जो घास फूस है उनका डेवलपमेंट खूब हो जाता है। अच्छा, एक बात और भी है कि यहाँ दलदल जैसा बना रहता है। अगर आप कोई इमेज देखोगे ना किसी एस्चुरी की, तो ऐसे आपको ऐसी झीलें, जिन्हें आप देखें ना उबली झीलें, ऐसी झीलें नाव नहीं चला सकते आप। कहीं पानी होगा और कहीं सूखा होगा, फिर कहीं पानी होगा, फिर कहीं सूखा होगा। लेकिन जहाँ पर भी सूखा है वहाँ पर घास फूस खूब होगी, पेड़ नहीं मिलेंगे आपको, घास फूस मिलेगी, छोटे मोटे शैवाल आपको खूब मिलेंगे, वृक्ष नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर वृक्ष भी आपको मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, चाहे वो रेप्टाइल्स हों, जो भी पानी मिलते हैं, या एम्फीबियस टाइप के, यानी कि जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं, उनकी नस्लें, उनकी संख्या यहाँ पर आपको खूब मिलेगी। तो जैव विविधता के नज़रिए से या बायोडाइवर्सिटी के नज़रिए से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इलाका। क्यों? सबसे पहली बात यहाँ पर हरियाली है, तो हरियाली मीन्स ऑक्सीजन, हरियाली मीन्स ऑक्सीजन। अच्छा चलो मैं आपसे ही पूछूं, आप एक एक करके बताना, समझ गए मेरी बात? कि नदी का ऐसा एरिया जहाँ पर नदी खत्म हो रही है वहाँ पर शांत पानी है, कहीं पानी है कहीं घास फूस है, फिर कहीं पानी है कहीं घास फूस है, दूर दूर तक फैला हुआ इलाका है ये। इंसानों के लिए किस किस तरह से फायदेमंद है बताओगे आप? एक एक करके जल्दी जल्दी। हम लोगों के लिए ये क्या, हम लोगों को ये क्या क्या फायदा पहुँचाएगा ऐसा एरिया जिसे हम कहते हैं एचडी, है ना? हमारे यहाँ नर्मदा, ताप्ती, सोन नदी, दामोदर नदी, ये सब एस्चुरी बनाती है। सोन नदी गंगा में मिलती है और गंगा मिलने से पहले एस्चुरी बनाती है। उसी तरह नर्मदा और ताप्ती जो हैं वो अरब सागर में मिलती हैं, वो एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा की बजाय एस्चुरी बनाती है। शरावती नदी ये भी एस्चुरी बनाती है, पेरियार एस्चुरी बनाती है। तो आप बताओ अलीम जी, है ना, बताओ कोई एक फायदा एस्चुरी का? उपजाऊ मृदा होती है, हैं? जलोढ़ मिट्टी रहती है यहाँ पर, जलोढ़ मिट्टी रहती है यहाँ पर, चलो मान लेते हैं हाँ मिट्टी जलोढ़ मिलेगी क्योंकि बाढ़ का मैदान है। ताज़ा पानी मिल जाता है। ताज़ा पानी कैसे मिलेगा? नदी का, नदी का। नदी का, ठीक है। और आप कुछ बोलेंगे आप इमरान? भूमि के कटान को रोकती है। हाँ, मिट्टी का कटान कैसे रुकेगा यहाँ? क्योंकि ये लहरों को शांत करता है, ये इलाका जो है ना लहरों को शांत करता है, तो मिट्टी कटाव को ये इलाका रोकेगा, है ना? मिट्टी का कटाव रोकेगा तो समुद्र को आगे बढ़ने से रोक रहा है, जाहिर सी बात है ना। वेरी गुड। और अंकित, विकास, और क्या फायदा पहुंचाएगा? अरे यही कह दो सर, जब मेरे पास खूब सारे पैसे होंगे ना तो मैं यहाँ घूमने जाऊँगा, यहाँ सुना बहुत खूबसूरती मिलती है पेड़ पौधों की, और जगह जगह सांप बिच्छू मगरमच्छ वगैरह देखने को मिलते हैं, यानी कि टूरिज्म के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास कह दो मुझे मछलियाँ पकड़ने का बहुत शौक है सर, मैं जब रिटायर हो जाऊँगा तो कांटे लेके जाऊँगा और इसी किसी किनारे घर बनाऊँगा और सुबह नाश्ता वास्ता करके दिन भर छाता लेके समुद्र किनारे बैठा रहूँगा। अरे हाँ भाई, करते हैं लोग, शौक है? छोटे छोटे शंख टाइप के, हाँ छोटे छोटे शंख हैं, घोंगा है ना, हाँ घोंगा या शंख आपको यहाँ पर खूब मिलेंगे ना। तो विकास यहाँ पकड़ेंगे मछली, यानी कि आप जो सी फूड है, समुद्र किनारे ज़्यादातर लोग जो है वो सी फूड पर डिपेंड है, तो जहाँ पर जो भी सी फूड है वहाँ पर खूब मिलेगा, समझ रहे ना? तो मछली के जो शौकीन हैं, जो मछली चावल के शौकीन हैं, उनके लिए यहाँ जन्नत है। इसके अलावा मछली पालन जो है यहाँ एक उद्योग के रूप में भी डेवलप हो सकता है। इसके अलावा आप तरह तरह की जल पानी में जो खेती होती है वो भी आप कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? यहाँ बड़े बड़े मेले लग सकते हैं। अच्छा, मेले भी लगाओगे? अच्छा, होता क्या है ना, अब देखो यहाँ पानी जो है रुक रुक के चलेगा, पानी जो है ना, अब देखो ताज़ा पानी है, अब पानी अगर डेल्टा है तो पानी सीधा अंदर बह गया, लेकिन नदी की धारा में जो पानी आ रहा है, यहाँ पर जो ताज़ा पानी आ रहा है ना, यहाँ ऊपर को वो दबाव मार रहा है क्योंकि आगे को जा नहीं पा रहा है ना, क्योंकि मलबा जम गया है यहाँ पर, मलबा धीरे धीरे तो पानी जो ऊपर चढ़ रहा है, तो ऊपर जब ये आप समझ रहे ना इसके रास्ते में बैरियर आ गया तो पानी अब किधर को जाएगा? पीछे को जाएगा, जब उसके साथ और पानी आएगा तब आगे चलेगा वो। तो इसके आसपास पानी जब चूंकि यहाँ ताज़ा पानी जमा है, नदी का ताज़ा पानी यहाँ जमा है, तो आप ये देखेंगे कि पानी रिस रिस के अंदर की ओर जाएगा। तो तटीय क्षेत्रों में या इसके आसपास के क्षेत्रों में ये अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा, न केवल अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा बल्कि समुद्र तट के आसपास जो खारा पानी है उस खारेपन को ये कम करेगा, यानी कि पेयजल मुहैया कराएगा। समझ रहे ना भाई? समुद्र किनारे पानी खारा ही मिलता है आपको, लेकिन जहाँ पर भी एस्चुरी बन रही है वहाँ पर मीठा पानी आपको मिल जाएगा, क्योंकि नदी का जो ताज़ा पानी है ना वो रिस रिस के अंदर जा रहा है, तो उस खारेपन को वो कम कर रहा है ना। इसके अलावा वाइडल्स मैंने आपको बताया। और किस चीज़ को कम कर सकता है? ये सुनामी को भी रोक सकता है, इसके आसपास सुनामी को रोक सकता है। चक्रवात से जो बाढ़ आती है, समुद्र की जो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उनको भी शांत कर सकता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बैरियर है ना रास्ते में, ये तो ऑलरेडी बैरियर है रास्ते में, तो सुनामी को ये शांत कर सकता है इस इलाके में। जो साइक्लोन से जो बाढ़ आती है उसको भी इस इलाके में शांत कर सकता है ना। और इन्हीं एस्चुरीज में कभी कभी मैंग्रोव फॉरेस्ट भी डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि शांत पानी है, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी डेवलप हो जाती है, ठीक है ना। तो पर्यावरण के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन का सोर्स तो ये है ना, हवा को या पर्यावरण को ये शुद्ध कर रहा है, पानी को शुद्ध कर रहा है, मिट्टी कटाव को रोक रहा है, तो उस नज़रिए से मैंग्रोव ये जो आपका एस्चुरी है बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो मिलती है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलती है, फिर मूंगे की चट्टानों में मिलती है, उसके बाद जो आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं उनमें मिलती है, और उसके बाद इसी का नंबर आता है एस्चुरी का, है ना सबसे ज़्यादा। आप खुद देखो ना, आप अपने जो आप थोड़ा सा शहरों से बाहर निकले गांव में तरफ हो जाओ आप, जहाँ पर आपको ऐसे गड्ढे या खड्डे मिल जाए, जहाँ पर उथला पानी है, आसपास घास फूस भी है, आप देखो वहाँ पर तरह तरह का जीवन आपको पनपता हुआ दिखाई देगा।
तरह तरह के प्लांट्स, तरह तरह के जल में रहने वाले जीव जंतु आपको दिखाई देंगे, है ना। और वहाँ पर कभी जल संकट भी नहीं होता, जहाँ पर तालाब है ना वहाँ कभी जल संकट नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं सूखा क्या होता, पानी वहाँ पर मिलता रहता है, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहता है, ठीक है साहब। अच्छा, अब एस्चुरी में ये लोग यहाँ पे लिखा भी है, एस्चुरी में समुद्र और नदी दोनों के गुण होते हैं। इकोटोन मैंने आपको बताया फूड का ही सोर्स है, तमाम तरह के कच्चे माल का सोर्स है, टूरिज्म का सोर्स है ये यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी खूब मिलती है, यहाँ पर आपको प्राकृतिक औषधियाँ खूब मिलेंगी, बहुत सारे जलीय जीव जंतुओं का ये प्रजनन केंद्र है, ठीक है ना। और ये अच्छा हाँ, एक चीज और है, नदी अपने साथ मलबा लेकर आती है, अब उस मलबे में प्लास्टिक और पता नहीं किस किस तरह का कचरा आ रहा है ना, तो ये समुद्र में होने वाले प्रदूषण को भी बचा रही है। एस्चुरी में वो जो मलबा है ना वो इसी एस्चुरी में धीरे धीरे जमा होता जा रहा है, तमाम तरह के जहरीले एलिमेंट या प्लास्टिक कचरा जो आ रहा है उसको ये समुद्र में आने से रोक रही है, यानी कि समुद्र में जो प्रदूषण फैल रहा है उससे रोकथाम कर रही है। मैंने कहा समुद्र तटीय अपरदन, अपरदन का मतलब बेटे इंग्लिश में इरोजन, आम भाषा में मिट्टी का कटाव, तट माने समुद्र का किनारा, है ना। तो ये समुद्र तटीय अपरदन को रोक रही है, यानी कि समुद्र किनारे मिट्टी के कटाव को रोक रही है, और क्या कर रही है, समुद्र को आगे बढ़ने से रोक रही है। सुनामी की बात हो गई, तटीय पेयजल की बात भी हो गई। अब इसकी कुछ हमने कुछ समस्याएं भी हैं। अभी जैसे हम तुम्हारे थे ना तो मैं तुमसे कहने वाला था, लेकिन इतना समय नहीं था, जल्दी से घर पहुंचना था, फिर क्लास आना था। तो हमारे गांव के आसपास जो आप आते हो ना, जहां हमारा घर है, तो उससे पहले नदी किनारे आपके किला खड़ा तक दोनों ओर खड्ड होते थे, दोनों ओर, सड़क के इधर भी खड्ड और सड़क के इधर भी खड्ड। वो अक्सर सब मई जून इन 2 महीनों में सूखते थे, अप्रैल मई में सूखते थे, जून में फिर बारिश हो जाती थी, नहीं तो उनमें पानी रहता था, उनमें पानी रहता था, मानसून में भर जाते थे लबालब, फिर धीरे धीरे सूखते थे, सर्दियों में रहते थे, खूब पानी रहता था उनमें, समझ रहे हैं आप। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, आप सड़क किनारे चलो तो जगह जगह आप देख रहे हैं ना मिट्टी पड़ी हुई, जगह जगह मिट्टी पड़ी हुई है ना, मिट्टी का भरान हो गया। ध्यान दिया कभी, या मोबाइल पे ध्यान देता चलाते हुए गाड़ी बाइक का कहाँ? अरे आप लोग तो बाइक पे ही मोबाइल चला लेते हो। तो खैर आप देखोगे सड़क किनारे, आप देखोगे जगह जगह मिट्टी का पटान होने लगा है, गड्ढे वड्ढे सब भर दिए, आबादी बढ़ गई। पिछले 30 साल में 3 पीढ़ियाँ निकल गई, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। घर बनाने के लिए या वहाँ कोई व्यवसायिक काम करने के लिए लोगों ने उन गड्ढों को पाट दिया, इसका मतलब जो भी फायदे हो रहे थे उन गड्ढों से वो सारे के सारे खत्म हो गए, जो भी फायदे हो रहे वो सारे के सारे खत्म हो गए। अब आप देख लो, अच्छा एस्चुरी के लिए ज़रूरी क्या है, पानी ना, पानी ज़रूरी है ना। एस्चुरी का मतलब क्या है, जहाँ पर नदी का ताज़ा पानी भी है, समुद्र का खारा पानी भी है, समझ रहे ना। लेकिन अब हो क्या रहा है, समस्या ये है कि कहीं मच्छरों को ख़त्म करने के लिए हम मिट्टी को सुखा रहे हैं, है ना। कहीं पर हम कचरे की डंपिंग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं शहरों में कचरे, अब तो गाँव में भी कचरे के ढेर निकलने लगे। पहले गाँव में इतना कचरा जनरेट नहीं होता था, लेकिन अब गाँव में भी भसाब खूब सारा कचरा पैदा हो रहा, प्लास्टिक कचरा खूब पैदा हो रहा, जैविक अजैविक हर तरह का कचरा पैदा हो रहा, कचरे के ढेर लगते जा रहे हैं। तो अब समस्या ये आ गई शहरों में या कस्बों में कि उस कचरे को कहाँ फेंका जाए। तो इन्हीं जगहों पर जो खाली जगहें पड़ी हैं, चाहे वो डेल्टा हो, वेटलैंड हो या एस्चुरी हो, वहाँ पर इस कचरे को डंप किया जा रहा। तो जब कचरे को डंप किया जा रहा तो एक तो एस्चुरी खत्म हो जा रही है, ऊपर से पोल्यूशन और हो रहा है। खेती के लिए इन जगहों को हम सुखा रहे हैं, कारखाने लगाने के लिए, बस्तियां बसाने के लिए, अवैध कॉलोनियां बसाने के लिए हम जगहों को सुखाए जा रहे हैं, इसलिए एस्चुरियाँ जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसके अलावा विकास को मछली पकड़ने का बहुत शौक है, तो हद से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाएगी, तो हद से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ने के लिए इनको और वो सुखाया जा रहा है ना। बाहरी हस्तक्षेप या बाहरी दखल हो रहा है ना, तो साहब इनका जीवन जो है वो और ख़त्म होता जा रहा है। इसके अलावा अंकित को घूमने का बहुत शौक है, तो अंकित जो है हर हफ्ते इस किनारे घूमने जाता है और हर हफ्ते कुछ ना कुछ कचरा छोड़ के चला आता है। फॉर एग्जांपल, है ना, हर हफ्ते कुछ ना कुछ कचरा हम छोड़ के, आप यहाँ से काठगोदाम से नैनीताल जाएँ और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप कहीं भी रुकें, जहाँ पर थोड़ी सी रुकने की जगह है ना, आप कहीं भी रुकें, आपको हर जगह प्लास्टिक के कप, शराब की बोतलें और जो कुछ भी हम लोग अपने साथ ले आते हैं, हर जगह कोई जगह ऐसी नहीं होगी जो आपको खाली मिल जाए। जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं आपके में, हर जगह आपको जो है वो मिलेगा, है ना, समझ रहे ना। तो उसी तरह से टूरिस्ट जब यहाँ जाते हैं ना, तो यहाँ इस नुकसान तो पहुँचाते हैं, इसके अलावा यहाँ गंदगी भी करते हैं, कूड़ा कचरा फैलाते हैं, इससे भी एस्चुरियाँ जो है वो खत्म हो रही है। इसके अलावा हमने नदियों पे बांध बना लिए जगह जगह, नदियों में पानी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब तो मानसून में भी इतना पानी नहीं बहता। खनन का मतलब,
खनन का मतलब समझ रहे हैं ना, मिट्टी से पत्थर निकालना, रेत बजरी वगैरह निकालना, उससे भी नदियों का जो जीवन है वो खत्म होता जा रहा है, एस्चुरी खत्म होती जा रही है। आपने बंदरगाह बना दिया इसी के आसपास, बंदरगाह इसी एस्चुरी के आसपास बंदरगाह बना दिया, तो बंदरगाह का मतलब पोल्यूशन, बंदरगाह का मतलब है पोल्यूशन। ये यहाँ की जो एस्चुरी खत्म होने का मतलब है कि एस्चुरी के जो प्राकृतिक गुण हैं वो सारे के सारे खत्म हो गए। अतिक्रमण का मतलब मैंने यही बताया आपको, आप चाहे आबादी बसाने के लिए या फिर कारखाना लगाने के लिए या खेती करने के लिए इसको आप निकलते जा रहे हैं, है ना। सुनामी आ रही है तो वो इसको लील जा रही है। इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, समुद्र जो है वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। तो एस्चुरी अपने एस्चुरी का मतलब क्या है, एस्चुरी का मतलब क्या है, नदी के मुहाने में मलबे का जमाव। अब वो धीरे 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 उस मलबे पर किसका अतिक्रमण होता जा रहा है, समुद्र का अतिक्रमण होता जा रहा है। किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ये समस्याएं हैं। अब ये जैसे हमने डेल्टा और एस्चुरी के बारे में आपसे डिस्कशन किया, तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं प्री में या स्क्रीन टेस्ट में, उसके लिए तो है ही फायदेमंद। इसके अलावा इस पर आप एक अच्छा खासा एस्से भी लिख सकते हैं, अपनी और भी रिसर्च करना कुछ फैक्ट्स, ठीक है। चलिए सर एक सांस ले लें जरा से। अब बात आती है वेटलैंड की। वेटलैंड या नमभूमि, अच्छा जैसे ना बहुत सी चीज़ें इतनी टिपिकल बना देते हैं बुक्स में कि स्टूडेंट उनका नाम सुन के भाग जाता है, समझ नहीं आ रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा कि है क्या, है ना। जब वही है जैसे ट्रेन है ना, आम भाषा में सब ट्रेन, उसे लोहपत गाम नहीं कहते रहो, है ना, या सिगरेट को धूम्र करने का कहते रहो, या कंप्यूटर को संगणक कहते रहो, तो है ना क्या सीखने जा रहे हो यार, संगणक उठा के लाना, बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। तो कुछ जो है कि जबरदस्ती हम जो है कठिन शब्दों को जो है कि ढोए जा रहे हैं। वेटलैंड, वेटलैंड, नमभूमि, नमभूमि तो कैसी नमभूमि, नम तो हमने कपड़ा सुना, नम आंखें सुनी है, नमभूमि कौन सी हो, मतलब दलदली भूमि, सीलन युक्त भूमि, भूमि में ना कह लो जमीन कह लो, ऐसी जगह जहाँ पर सीलन बहुत ज़्यादा है, या तो पानी बह रहा है या तो थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा है या पानी रुका हुआ है। आप देखो ना, जैसे आपके घर में नल का पाइप है, आपके घर में नल का पाइप है, जैसे हमारे स्कूल है उसमें अंदर नल का पाइप टूट गया तो टूट गया, वो पानी रिस रहा, पूरे ग्राउंड में पानी पानी है, पूरे ग्राउंड में पानी पानी, तो जमीन नमी पकड़ गई, जमीन जो है वो नमी पकड़ गई। या मान लीजिए यहाँ पर पाइप की फिटिंग है, पाइप कहीं से लीक हो जाए तो पूरी दीवार में आपके नमी आ जाएगी, तो वो नम जमीन हो जाएगी, गीली जमीन, कीचड़ दलदल। अच्छा जैसे हम लोग दलदल की बात सुनते हैं ना, तो ऐसे कहते हैं जैसे दलदल ऐसी जगह जैसे उसमें गिरेंगे और अंदर बैठ जाएंगे, है ना। अगर यहाँ तक भी तुम्हारा पैर उसमें धंस जाए तो वो भी दलदल ही है, जरूरी नहीं है कि पूरा तुम उसमें अंदर कूद जाओ। मर्द फिल्म में दिखाया था ना दलदल, मर्द फिल्म देखिए अमिताभ बच्चन वाली, हाँ उसमें दलदल दिखाया था। तो दलदल का मतलब बचपन में हम तो यही समझते थे, जैसे मर्द फिल्म में फिर कोई एक कुत्ता आएगा, उसका एक घोड़ा आएगा, वो दोनों रस्सी से खींच के निकालेंगे, तो वो तो फिल्मों में होता है। लेकिन अगर आप दलदल में फंस जाएं तो क्या कहते हैं लोग, पीठ के बल या पेट के बल लेट जाएं, जिससे कि प्रेशर कम पड़ेगा, है ना। तो खैर कीचड़ युक्त जमीन या गीली ज़मीन या नम ज़मीन, ऐसी ज़मीन जहाँ पर वाटर लेवल ऊपर हो, या छिछली झील, छिछली समझते हैं ना, छिछला समझते हैं, उथली या छिछला, उथला या छिछला है, हाँ कम गहरा, ठीक है ना। लेकिन उथला या छिछले का सही शब्द ये है कि जैसे झील तो है लेकिन बीच बीच में जगह जगह टापू बने पड़े हैं, यानी हर जगह जो है पूरी तरह से भीगी हुई नहीं है ना, हर जगह पूरी तरह से मर्ज नहीं है, ठीक है, उसे आप उथली या छिछली झील कह सकते हो। इसके अलावा बीच समझते हो, समुद्र किनारे दलदल, बीच का मतलब यही तो है। देखो ऐसा होता है ना, धीरे धीरे अंदर को जाता है ना, हम समुद्र में धीरे धीरे अंदर को जाते हैं, तो अक्सर जब लहरें आती हैं तो लहरों के साथ पानी ऊपर तक आ जाता है, फिर जब पानी नीचे चला जाता, कभी ज्वार आता तो पानी काफ़ी ऊपर आ जाता, घाटा आता तो पानी नीचे चला जाता, तो वहाँ भी दलदल बनी रहती है। यह है कि वहाँ रेत है, लोग घूमने जाते हैं वहाँ पर, है ना, स्पेशली भीगने वहाँ पर जाते हैं, है ना। घर में कोई भिगा दे तो तलवारें निकल आएंगी, लेकिन वहाँ पर स्पेशली हम भीगने जाते हैं। तो नम भूमि को इंग्लिश में हम कहते हैं वेटलैंड। इसका मतलब सिर्फ यही है कि ऐसी जमीन, भले ही वहाँ पर पानी चल रहा है लेकिन ऐसा नहीं कि नदी की तेज धारा ना, उसे हम वेटलैंड नहीं कहेंगे, वो तो स्थायी जल स्रोत हो गया, है ना, जो स्थायी जल स्रोत नहीं है, लेकिन जहाँ पर पानी रुका हुआ है, कोई झील भी हो सकती है, तालाब भी हो सकता है, झील का किनारा भी हो सकती है, ठीक है ना, झील का, लेकिन कैस्पियन और सुपीरियर जैसी नहीं, इनमें तो कभी ये उतली झीलें नहीं है, वो उतली झील भी हो सकती है, झील का किनारा भी हो सकता है, नदी का किनारा हो सकता है, समुद्र का किनारा हो सकता है, समझे ना, कोई बहुत बड़ा खड्ड हो सकता है, भाखड़ा नागल जैसा डैम हो सकता है, भाखड़ा नागल जैसा डैम हो सकता है, केवलादेव चिल्का जैसी झील हो सकती है ना।
ऐसे ऐसे इलाके जहां पर आप जो भी वेटलैंड के रूप में घोषित है, आप ये जरूर देख लेना कि जब शुष्क मौसम आता है तो यहाँ पर पानी पर्याप्त कम हो जाता है। पर्याप्त कम हो जाता है मतलब मैंने ये नहीं कहा पूरी तरह सूख जाती, लेकिन पानी यहाँ पे जो है अच्छा खासा कम हो जाता है। और जैसे ही मानसून के मौसम आते हैं या बारिश का मौसम आता है, पानी यहाँ पर फिर से लबालब भर जाता है। जैसे आपके आसपास ही ना डैम, हरिपुरा डैम या बोर डैम, जब देखो मई जून का महीना आता है ये लगभग सूख जाते हैं, मानसून में फिर से भर जाते हैं। तो ये भी वेटलैंड की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा इनके किनारे की जो ज़मीनें हैं जहाँ पर अच्छी खासी नमी रहती है वो भी वेटलैंड की या नम भूमि कैटेगरी में आती है। ठीक है साहब। अब यहीं पर इसी वेटलैंड के साथ साथ पढ़ते हुए एक शब्द आता बेटे लेगून भी। तो लेगून भी जो है वेटलैंड का उदाहरण है। इसके अलावा एक शब्द आता अनूप या स्वयं, वो भी वेटलैंड का उदाहरण है। कच्छ या मार्श, ये भी वेटलैंड का उदाहरण है। जैसे आप पढ़ते हो ना गुजरात में कच्छ का रण, है ना, कच्छ का रण, रण माने दलदली जमीन। तो होता क्या है, जो कच्छ का रण जो है कभी आप मैप में देखोगे ना तो ये यहाँ पे इस तरह से डॉट 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 से दिखाए रहते हैं और इसे को कहता है कच्छ का रण। मानसून के मौसम में आमतौर पर यहीं पर है सरक्रीक विवाद, है ना, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा विवाद या सरक्रीक विवाद। क्रीक क्या होता है, अब मैं बता दूं आपको क्रीक क्या होता है। जानते हैं आप क्रीक? क्रीक भी आएगा ना इसमें। आप जानते हैं क्रीक क्या होता है? जो समुद्र का पानी अंदर तक चले जाता है। समुद्र का कटे फटे हैं, बरसाती नाले। हाँ ये है मेरा चेला, नहीं सभी मेरे चेले हैं। और जिसने आंसर दे दिया समुद्र किनारे बरसाती नाले, सबसे अच्छी परिभाषा है इसकी। समुद्र किनारे बरसाती नाले, जैसे आपकी नाहल नदी है ना, ये भी बरसाती नाले ही तो है ये, है ना, ये सीधे डैम से लिंक है, ये शायद डैम से लिंक है, लेकिन आमतौर पर ये बरसाती नाले ही है ना, आमतौर पर ये बरसाती नाले ही। जैसे वो आपके किला खड़ा में एक तो बोर नदी है, उसके ऊपर से जो एक नदी सी निकल के आती है वो भी बरसाती नाला ही है ना, यहीं कहीं से तो जनरेट हो रही है वो बरसाती नाला, समझ गए? यानी कि ऐसी घाटियां, ऐसी नदियां, ऐसी नहरें जिनमें केवल बारिश के मौसम में पानी बहता है, ठीक है। लेकिन समुद्र किनारे ये बहुत बड़े होते हैं। आप लोग ना, अब चाहे वो इधर हो या इधर हो या इधर हो, ये सारा का सारा ढाल किधर को जा रहा है? समुद्र की तरफ को जा रहा है, ये ढाल समुद्र की तरफ को है। अब समुद्र किनारे दूर दूर तक खाली जगह पड़ी हैं। अब जब बारिश होती है, लेकिन पहाड़ों से लेकर पता नहीं कहाँ से बारिश हो रही है, तो पानी धीरे धीरे इकट्ठा हुआ और जहाँ इसको गहरी जगह मिली वहां पर ये बह चला, वहां पर ये बह चला इस तरह से। और जैसे जैसे आगे जा रहा है वैसे वैसे इसकी घाटी जो है और चौड़ी और गहरी होती जा रही है। इसका कोई सोर्स नहीं, ना ये पहाड़ से बह करके आ रहा है, ना किसी झील से बह करके आ रहा है पानी। ये इसका सोर्स सिर्फ और सिर्फ बारिश का मौसम है, बरसाती नाले हैं। बारिश के मौसम में आसपास का पानी इनका बह करके आता है और समुद्र में मिल जाता है, इन्हीं को हम कहते हैं क्रीक। तो उसी तरह से यहाँ पर एक है सरक्रीक के नाम से, जो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के आसपास है। तो बारिश के मौसम में होता क्या है कि वो लबालब भर जाता है, सीमा स्पष्ट नहीं होती कि भारत की सीमा कहाँ पर हो, पाकिस्तान की सीमा यहाँ पर कहाँ पर है ना। तो उस सीमा को देखने के लिए जैसे आपने डैम में देखा ना, बांसों के साथ जाल बांध रखा, इस तरह जाल ही बांध रखे हैं कि सीमा हमारी है। लेकिन अक्सर जब मानसून का मौसम आता है 4-5 महीने का, नदियाँ, समुद्र बहने वाली नदियाँ, समुद्र में मिलने वाली नदियाँ अपने साथ लबालब पानी लेकर के आती हैं, तो वो सीमा जो है वो अस्पष्ट हो जाती है। पाकिस्तान कहता है यहाँ तक, भारत कहता है यहाँ तक। और उसी तरह ये जो गुजरात के कोस्टल इलाके हैं ना, यहाँ पर भी पानी ऊपर तक चढ़ जाता है, दलदल बन जाती है यहाँ पर, और जब सूखा आता है तो पानी यहाँ से उतर जाता है। तो इसी को हम कहते हैं कच्छ का रण। इसके अलावा ये जितनी क्रीक है ये भी दलदली, जैसे जैसे आप मुहाने में आएंगे ऊपर तो सूख जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे इनके मुहाने पर आएंगे तो ये भी दलदली इलाके हैं, ठीक है। अब इसी देखा, मैंने लिखा मार्श या कच्छ, मैंने लिखा अपेक्षाकृत स्थिर, मैंने लिखा बट दोनों बहते जल से संबंध, अनूप हो या मार्श हो। अनूप जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्वयं, कच्छ जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मार्श। मार्श को कुछ लोग दलदली जमीन भी कहते हैं, उसको सही हो। चाहे अनूप यानी कि स्वयं हो या कच्छ यानी कि मार्श हो, दोनों ही बहते हुए पानी से संबंधित हैं। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर पानी आमतौर पर बहता रहता है, यहाँ पर पानी आमतौर पर बहता रहेगा, बारिश में बहुत तेज बहेगा और अन्य दिनों में धीरे धीरे बहेगा। लेकिन यहाँ पर पानी जो है अपेक्षाकृत का मतलब है आमतौर पर स्थिर, यानी कि एक जगह रुका रहता है। समझ रहे मेरी बात? दोनों ही बहते हुए पानी से संबंधित हैं। यहाँ पर आमतौर पर पानी स्थिर रहता है, रुका रहता है, लेकिन यहाँ पर आमतौर पर पानी बहता रहता है।
ठीक है, इसको हम कहते हैं अनूप और इसको कहते हैं कच्छ। ठीक है, अब ये अनूप वाले इलाके हैं ना, इसमें पेड़ मिलते हैं, घने जंगल नहीं, दूर दराज छितरे हुए पेड़ आपको मिल जाएंगे। लेकिन कच्छ का जो एरिया मार्शलैंड जो है उसमें आपको पेड़ नहीं मिलेंगे, घास फूस मिल जाएगी, लेकिन ये वृक्ष विहीन है पूरी तरह से, घास भी बहुत कम मिलती है यहाँ, ठीक है ना, लेकिन पेड़ आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। कभी मान लो उत्तराखंड पीसेस मैन देने जाओ या एमपी पीसेस मैन का जो पैटर्न है उसमें आपसे पूछ सकता है 2 या 5 नंबर में कि भाई अनूप और मार्श में अंतर क्या है, दोनों ही बहते पानी संबंध हैं, दोनों ही वेटलैंड या नम भूमि है दोनों, लेकिन क्या है कि इसमें पानी आमतौर पर स्थिर रहता है, इसमें बहता रहता है, इसमें पेड़ नहीं मिल, इसमें पेड़ मिलते हैं और इसमें पेड़ नहीं मिलते, ठीक है ना। तो ये भी वेटलैंड या नम भूमि या दलदली जमीन या गीली जमीन के एग्जाम्पल है ना। अब उसके बाद आता है लेगून। लेगून क्या होता है, कोई एक सटीक परिभाषा लेगून की? लेगून को बेटे आप बिल्कुल कह सकते हो आप उथली झील या छिछली झील, ठीक है ना, इसे आप मौसमी झील भी कह सकते हो, उथली झील, छिछली झील और मौसमी झील भी कह सकते हो। देखो जैसे आपने देखा होगा दक्षिण भारत में ये गोदावरी नदी बहकर आ रही है। अब गोदावरी नदी ने भी डेल्टा बनाया, गोदावरी नदी का डेल्टा यहाँ तक आ गया था, ये गोदावरी नदी का डेल्टा हो गया। उधर कृष्णा नदी बहकर आ रही है। अब गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा आपस में मिल गए, ठीक है, गोदावरी कृष्णा का डेल्टा आपस में मिल गए। अब होता क्या है, सेम उसी तरह से केरल के तट पर एक झील है वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील यहाँ पर, खैर उसकी बात अभी बाद में करेंगे। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच में कौन सी झील है? कोलेरू झील, है ना। कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। इसका ज़्यादातर हिस्सा आंध्र प्रदेश में है और 20% हिस्सा करीब इसका तमिलनाडु में है। जिसे कहते हैं कोलेरू झील को कहते हैं कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में लेगून झील। अब लेगून क्या है? इसे गोखुर भी कहते हैं, लेगून के साथ साथ इसको गोखुर भी कहते हैं। इसको समझाने से पहले मैं इसको जरा समझा के आपको एक चीज और दिखाता हूँ। मान लीजिए एक नदी बह रही है, ये नदी बह रही है मैदान में, ठीक है, मैदान में नदी बह रही है और अपने साथ ढेर सारा ये मलबा लेकर आ रही है। पानी को नीले रंग से बना देते हैं, पानी को हम बनाए थे नीले रंग से, ठीक है, नीले रंग का पानी। ओके, चले आगे। अब इसके साथ मलबा बहकर आ रहा, थोड़ा थोड़ा मलबा भी दिखा देते हैं इसमें। तो उसमें इस शेप को क्या कहते हैं? ये मैदानों में नदी बह रही है, विसर्ग, इसे कहते हैं विसर्ग। जब बोलते हैं ना नदी द्वारा बनाई गई आकृतियां, इसे विसर्ग कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, सांप जैसी घाटी, है ना, ऐसे चलता है ना सांप लहरा के, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कोसी नदी है, कौन सी नदी है? कोसी नदी। कोसी नदी किसके लिए कुख्यात है? रास्ता बदलने के लिए, है ना, क्योंकि पानी बहुत आता है उसमें और उसके जो तटबंध जो हैं, यानी कि नदी के दोनों किनारों पर जो ऊंचे ऊंचे डैम से बने हुए हैं वो बहुत ही कमज़ोर है। तो उस वजह से होता क्या है कि अक्सर उसके किनारे टूट जाते हैं। किनारा टूटने की वजह से नदी किधर कोई बहने लगती है, उसका पानी किधर कोई बहने लगता है। इसीलिए कोशी को किसका सूप कहते हैं? बिहार का, है ना। चलो उसकी बात बाद में करेंगे। अब हुआ क्या, आप यहाँ पर अगर देखें तो पानी बाढ़ आ गई, साहब बाढ़ आ गई, तो आप देख रहे हैं ना नदी ने ये किनारा तोड़ दिया, ये वाला किनारा तोड़ दिया और नदी जो थी बजाय इधर के इधर को बहने लगी और यहाँ आकर के फिर से मिल गई। इसमें नदी जो है बजाय यहाँ से यहाँ को बहने लगी और यहाँ पर आकर के इसमें नदी में अपनी, जरूरी नहीं कि यहाँ पे मिले, वो इधर को भी निकल सकती है, इधर को भी निकल सकती है ना, इधर को निकल गई तो जिधर को भी जाए वो इसका रास्ता छोड़ गई। लेकिन आमतौर पर देख रहे हैं ना ढाल इधर को है, ये ढाल जो है वो इधर को ही है, तो नदी इधर से अगर बहेगी भी ना तो धीरे धीरे पानी जो है इसी घाटी में बह करके आएगा, इसी ढाल में बह करके आएगा। तो भाई नहीं अगर आएगा, मतलब मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं मिल रहा तुझसे,
मैं तो अलग हो गया तो चला जाए इधर को। लेकिन हमने मान लिया कि नदी जो है वो उसने इधर अपना किनारा या तटबंध माने किनारा, समझ आ रही बात? तटबंध माने किनारा, उसने किनारा अपना तोड़ा और तोड़ करके वो इधर को पानी बहने लगा, इस साइड में बहने लगा पानी, यहां पर आकर के फिर मिल गया। अब इससे सबसे पहले क्या होगा शाहीन? सबसे पहले इससे क्या होगा? सबसे पहले इससे ये होगा कि इन इलाकों में बाढ़ आ जाएगी। क्यों? ये रात को सो रहे हैं आराम से, खूब तेज बारिश हो रही है, नदी किनारे है नहीं, आराम से सो रहे हैं, और अचानक से देखा तो घरों में पानी घुसा पड़ा। ये क्या होगा? बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। क्यों? क्योंकि नदी तो जिधर को बह चली फिर वो बही चली, वो अपने बहता पानी अपना रास्ता वो उसने खुद ही बना लिया। तो रातों रात उसने यहाँ खड्ड कर दिया, सारी आबादी यहाँ त्राहिमाम हो गया, खेती की जमीन खत्म, आदमी खत्म, जंगल खत्म, सब कुछ खत्म, है ना। अब होता क्या है, ये जो घाटी आपको पता है ज्यादा गहरी है ना भाई, ये नई घाटी, ये पुरानी घाटी ज्यादा गहरी होगी, नई घाटी कम गहरी होगी। अब वो धीरे धीरे एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर पानी टूट जाए, अगली बार इतनी तगड़ी बाढ़ ना आए, हो सकता है अगली बार इतनी तगड़ी बाढ़ ना आए, नदी फिर से इसी धारा में बहती रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा ये तटबंध जब टूटा ना, इसको जोड़ने कोई आ नहीं रहा। धीरे धीरे होगा क्या कि यहाँ पर धीरे धीरे मलबा जमा होता गया, जमा हो गया मलबा, यहाँ पर शूम करके पानी आ रहा ना, तो उसने यहाँ पर मलबे को जमा कर दिया जमा। उसके बाद धीरे धीरे उसने मलबे को इधर भी जमा कर दिया पानी में। अब ये वाला जो इलाका है ये ब्लॉक हो गया, ये वाला इलाका ब्लॉक हो गया, है ना। अब जब भी नदी में बाढ़ आएगी, खूब सारा पानी आएगा, तो इस इलाके को पार करके कुछ पानी इसमें भी आ जाएगा, इधर से ही बहेगा और इधर से ही बहेगा। कौन सी झील? बुलर झील में कौन सी लेकिन झील बनी है? डल झील जो है वो बुलर झील का लेगून है। अभी बता देंगे ना, आप बचपन में सोचते हैं कैसे, जब हमने तैयारी शुरू की थी ना, कैसे झील में, नदी में कैसे झील बनती, क्या होगा अभी बताते हैं, ठीक है ना गुरु भाई। तो अब देखो पानी यहाँ पर बहकर आ रहा है। अब ये जो मलबा है ना, ये मलबा जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गया, इस जगह पर मलबा इकट्ठा हो गया, उसने यहाँ पर जो है कि बैरियर लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ऑलरेडी नदी घाटी थी, तो ये तो गहरी जगह हो गई है भाई। झील क्या है? एक सूखा गड्ढा, उसे आप झील नहीं कह सकते ना, जब खड्ड में पानी भरेगा तब उसे आप झील कहोगे, है ना। चाहे वो झील छोटी हो या बड़ी, उसी को लेना देना थोड़ी है। अब यहाँ पर जो है वो झील बन गई झील। अब सूख गई वो, क्योंकि यहाँ पर मलबा जमा हो गया। बारिश के बाद जैसे जैसे बारिश खत्म हो गई, पानी का सोर्स खत्म हो गया, सूख जाएगी। लेकिन होता क्या है कि अगली बार जब फिर से नदी में पानी आएगा मानसून के मौसम में, फिर से पानी इसको पार करेगा और यहाँ पर आकर के भर जाएगा। फिर 4-5 महीने मानसून का मौसम रहा, रेनी सीजन रहा, उसके बाद फिर सर्दियाँ, फिर गर्मियाँ, कहीं जाकर बाद में वो अप्रैल मई जून में सूखेगी। नहीं तो साहब यहाँ पर झील बन गई। मौसम में जो बारिश का मौसम है उसमें पूरा पानी लबालब भरा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे किसमें बदल जाएगी? ये उतनी झील में बदल जाएगी। इस तरह की झील को हम कहते हैं लेगून। कौन सी झील? लेगून झील। अच्छा, ये धनुष के आकार की दिख रही है ना, ये झील जो है आप देख रहे हो ना, ये धनुष के आकार की दिख रही है ना, तो इसे धनुष के आकार की झील भी कहते हैं। अच्छा, ये आपको बैल के खुर समझते हैं? खुर समझते हैं? बैल का, गाय का, भैंस का खुर जानते हैं ना, तो वो भी उसी शेप का होता है। तो है नहीं, चाप नहीं, चलो चाप नहीं, चाप इस तरह की होती है बेटा, ठीक है ना, चाप इस तरह की होती है, ठीक है नहीं, चाप इस तरह की नहीं होती, ठीक है सर। तो ये गाय के खुर के, इसे गोखुर, ओक्स माने बैल होता है ना, ओक्स माने बैल होता है ना, हिंदी में गोखुर और इंग्लिश में ओक्सबो, ठीक है ना। काउबो नहीं कहते इंग्लिश में कहते हैं इसको ओक्सबो, और हिंदी में कहते हैं गोखुर। इसे अश्व खुर भी कहते हैं, घोड़े खुर के आकार के, लेकिन इंग्लिश में हॉर्स को नहीं कहते, इंग्लिश में इसको केवल कहते हैं ओक्सबो, ठीक है ना। हिंदी में इसका नाम लेगून भी है, इसका नाम अवरोधक झील भी है। भाई यहाँ बैरियर बन गया ना, यहाँ पर क्या बन गया? बैरियर बन गया। बैरियर पर अवरोध बनने की वजह से झील बनी ना, इसको अवरोधक झील भी कहेंगे, इसको लेगून झील भी कहेंगे, इसको घोड़े का खुर यानी कि अश्व खुर आकार की झील भी कहेंगे, इसको गाय के खुर के आकार की झील भी कहते हैं, इसको धनुष के आकार की झील भी कहते हैं, इसी को कहते हैं ओक्सबो टाइप लेक, ठीक है ना। लेकिन ये उतनी झीलें होती हैं, इसीलिए वेटलैंड भी कहलाती है। देखो पूरी की पूरी नदी बह रही है, इसको नहीं कह रहे ना वेटलैंड, नदी किनारे को वेटलैंड कह देंगे हम, लेकिन ये जो झील है इसको हम वेटलैंड कह देंगे, ठीक है, समझ रहे ना। अभी जो बीच का इलाका है, ये जो बीच है, ये जो बीच का इलाका है, एक्चुअली ये जो बीच का इलाका ना बेटा, एक्चुअली ये जो बीच का इलाका है ये है लेगून, लेकिन लोग इसे भी लेगून ही बोल देते हैं, ठीक है, चल रहा।
ये जो बीच का इलाका घिर गया ना चारों तरफ से, इधर इस घाटी से घिरा और इधर इस घाटी से घिरा, एक्चुअली ये है लैगून। एक्चुअली जो लैगून जिसे आप कह रहे हो ना, लैगून को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं, केरल में मालाबार तट पर इनको कहते हैं कयाल, ठीक है ना, मालाबार तट पर इनको कहते हैं कयाल। तो एक्चुअली जो लैगून है वो ये है जो चारों तरफ से इस तरह से मलबे से घिर गया है, लेकिन घिरा इस तरह से ऊंची ऊंची दीवार नहीं है, जब ऊपर पानी आएगा तो इसमें पानी फिर से आएगा, ठीक है साहब। तो गोखुर झील, लैगून झील, अक्सबो झील, अक्सबोरा खार झील ये होती है, यही वेटलैंड की कैटेगरी में भी आती है। ओके, अब ये जो लैगून मैंने आपको बना के दिखाया है ना, ये लैगून नदी के रास्ते में नहीं बनता, ये लैगून नदी के रास्ते में नहीं बनेगा। मान लीजिए यहाँ पर से कोई नदी बह कर जा रही है जो इसमें मिल रही है, मान लीजिए सोन नदी है और ये गंगा जी है, यहाँ पर से एक नदी बह करके आ रही है, ठीक है। अब ये नदी अपने साथ खूब सारा मलबा लेकर के आ रही है, आइए आइए आइए, ये नदी जो है अपने साथ खूब सारा मलबा लेकर के आ रही है। अब होता क्या है, ये मलबा आप देखो पूरी की पूरी वैली है, पूरी की पूरी नदी घाटी है ये, है ना, नदी का बेसिन है। अब ये मलबा जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर जमा होने लगा, ठीक है साहब, ये जमा हो गया यहाँ पर, ये बन गई एस्चुरी, बन गई एस्चुरी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होगा बेटा कि मलबा जो है ना इसी के बीच में इस तरह से जमा हो जाएगा, चारों तरफ से घूम जाएगा, बीच में फट जाएगा, बन गया लैगून, है ना। अब जब भी नदी में पानी ज्यादा आएगा तो इसमें भी पानी भर जाएगा, अदरवाइज जब नदी में पानी कम होगा तो ये सूख जाएगा, तो ये भी लैगून बन गया। इसके अलावा समुद्र किनारे भी लैगून बन सकता है। अरे हाँ, अभी दिखा तो रहे थे आपको, नदी बनाई जो थी, गौरी मैम जी ये डस्टर आप लाई थी कहीं से ना, हाँ सर, आपने गिफ्ट करे थे ना, इनको और दे देना, ठीक है। ये खराब हो गया, ये समुद्र का किनारा है सर, ये समुद्र का किनारा है, ठीक है, समुद्र का किनारा है ना। अब यहां पर नदी बह करके आ रही है, अपने साथ खूब सारा मलबा लेकर के आ रही है। अब उसने क्या किया, उस मलबे ने, मलबा जो है वो यहाँ तो जमा हुआ ही हुआ, यहाँ पर आकर के दूर समुद्र में इस तरह से जमा हो गया था। ऐसे भी हो सकता है और यहाँ ऐसे भी हो सकता है, दूसरी जगह इससे ऐसे भी इकट्ठा हो सकता है और दूर तक इकट्ठा भी हो सकता है। जब एक नदी यहाँ बना लें तो मलबा जो है वो इस तरह से भी इकट्ठा हो सकता है, इस तरह से इकट्ठा हो सकता है। बीच में क्या बन गया, लैगून, इधर भी मलबा, इधर भी मलबा, इधर भी मलबा, चारों तरफ बीच में क्या बन गया, लैगून। तो कोलेरू झील जो है वो इसी तरह से डेल्टा मैदान में बनी हुई लैगून झील, ठीक है ना। अच्छा, अब एक सीन हो रहा था, वो सीन क्या है, मान लीजिए यहां पर मूंगे की चट्टान डेवलप हो गई नदी के किनारे के आसपास। चलो नदी के मुहाने में डेवलप नहीं हो रही, क्यों, नदी के मुहाने में तो मुश्किल डेवलप होगी ना, लेकिन हाँ मूंगे की चट्टान एस्चुरी में जरूर डेवलप हो सकती है ना। मूंगे की चट्टान अभी बताएंगे आपको इसी के नेक्स्ट सेशन में। तो मान लीजिए यहाँ पर घोंगा या शंख जिसे कहते हैं ना, घोंगा या शंख या मूंगा या पॉलीपेपर बाल यहाँ पर जमा हो गया समुद्र किनारे एक जगह पर, धीरे धीरे, एक साल में थोड़ी, करोड़ों साल में जमा हुआ, करोड़ों साल में धीरे 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 यहाँ जमा हुआ, है ना, ऐसे ऐसे जमा हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे। अब धीरे धीरे उसके और दो चार भाई आए, यार इधर जगह हमें दे देना जगह, तो सबने जगह ले ली साहब यहाँ, है ना, पूरी पूरी चट्टान बन गई, लेकिन बहुत ऊंची चट्टान नहीं है। अब जब समुद्र में बहुत ऊंचा ज्वार आता है या मान लीजिए चक्रवात आ गया, सुनामी आ गई, है ना, तो हुआ क्या, समुद्र का पानी इसमें भर गया। अब देखो ये जमीन है, यहाँ पर क्या है, ये जमीन है, ये समुद्र किनारा है, और बीच में ये यहाँ पर ये लैगून इकट्ठा, वो क्या कहते हैं, मूंगा इकट्ठा हो गया, एक कोरल रीफ जिसे कहते हैं ना, मूंगे की चट्टान वो इकट्ठी हो गई। तो इसके बीच में आप देखो इधर भी बैरियर हो गया, इधर भी बैरियर हो गया, बीच में पानी हो गया, क्या बन गई आपकी झील। तो जब यहाँ पर अगर ऊंचा ज्वार नहीं आया, ऊंची ऊंची लहरें नहीं आई, तो धीरे धीरे यहाँ पानी कम हो जाएगा, सूख जाएगी, और जब भी ऊंची लहरें यहाँ पर आएंगी पानी भर जाएगा, ये क्या बन गया, लैगून, ठीक है ना। तो लैगून का मतलब ये उथली झील, ठीक है सर। तो ये भी वेटलैंड है, अगर इसमें हमेशा पानी रहता लबालब तो इसको आप वेटलैंड ना कहते, लेकिन ये सूख जाती है एक बार, तो ये भी आपकी वेटलैंड है, ठीक है ना। तो अब जैसे मैंने देखा ना, वेटलैंड को हम आर्द्र भूमि या नम भूमि कहते हैं, इसी मार्श, पंख भूमि, फेन, स्वयं,
है ना। कृत्रिम और प्राकृतिक झीलें उतली हो सकती हैं, कृत्रिम उतली झील भी हो सकती है, प्राकृतिक उतली झील भी हो सकती है ना। समुद्र तट है, नदी के तट है, बीच हैं, समुद्र के किनारे बीच, बहता हुआ पानी या स्थिर पानी, गतिमान पानी, कुछ भी हो सकता है ना। मैंने लिखा ना स्थिर और गतिमान जल के किनारे। मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन जो है ना वो भी वेटलैंड है। मैंग्रोव वनों की खूबियाँ यही हैं, मैंग्रोव वन उगते ही वहाँ पर है जहाँ पर दलदली या नम भूमि होती है, उसी जगह पर उगते हैं वो, ठीक है ना। मैंग्रोव वन, मूंगे के द्वीप, जो अभी मैंने आपको बताया ना, कोरल जो द्वीप होते हैं मूंगे के द्वीप, वो भी दलदली होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ताजे पानी के झरने, सिंचित भूमि, बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, गन्ने की खेती हो रही है, धान की खेती हो रही है, और जिनमें पानी खत्म नहीं होता कभी, वो भी आपकी वेटलैंड के दायरे में आ सकती है, वो भी वेटलैंड के दायरे में आ सकती है। अब समझ गए आप वेटलैंड, है ना, समझ रहे मेरी बात। अब इस वेटलैंड की क्या इंपॉर्टेंस होगी, इस वेटलैंड की वही इंपॉर्टेंस है जो एस्चुरी की, ज़्यादातर वही इसकी इंपॉर्टेंस है जो किसकी इंपॉर्टेंस है, एस्चुरी, है ना। अच्छा, आपके किनारे डैम बना हुआ, उसके क्या क्या फायदे हैं। हाँ, एक तो पर्यटक जाते हैं, एक तो जाते हैं या दो जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, ठीक है साहब, मोटी मोटी बातें हैं। डैम बना हुआ है, सबसे क्या दे रहा है वो आपको, पानी दे रहा है, पीने के लिए पानी दे रहा है, सिंचाई के लिए पानी दे रहा है, बहुत बड़ा डैम, बिजली बना सकते हैं वहाँ पर, है ना। टूरिज्म हो रहा है, फिशिंग हो रही है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आम बातें हैं, ये तो गाँव वाले भी बताते हैं हमारे। तुम बताओ। एक तो बिजली बनाने की अरे एक तो बता दिया मैंने, आप बताओ भाई, और कोई। अंडरग्राउंड वाटर एक एडिशन, सिंचित भूमि, वो सब हो गया। हाँ, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, और भाई जो गुलाबोर डैम है, हरिपुरा बोर जलाशय है, वहाँ के नल कभी सूखते ही नहीं। नल सूखने को क्या कहते हैं गांव में, नल डकारना, है ना। मई जून में नलों में पानी कम हो जाता है ना, तो वहाँ के नल कभी नहीं डकारेंगे, है ना, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर वहाँ पर रिचार्ज होता रहता है। और आसपास का जो आबोहवा है, गर्मी कम रहती है वहाँ पर गर्मी जो है वो कम रहती है ना। फ्रेश एयर, भाई समुद्र में वो पूरा का पूरा समुद्र ही तो है वो, उसके आसपास खूब हरियाली है, फ्रेश एयर खूब मिल रही है आपको, है ना। बाढ़ से सुरक्षा हो रही है, बाढ़ से सुरक्षा नहीं हो रही है, बाढ़ से सुरक्षा हो रही है। हाँ, उसके आसपास बारिश भी खूब होती है, जहाँ पर पानी होगा उसका बाष्पीकरण होगा, बाष्पीकरण के बाद संघनन होगा, बारिश होगी। तो उसी तरह से ये जो दलदली ज़मीनें हैं या नम भूमि, इनके फायदे भी हैं। सबसे बड़ा इनका जो फायदा है, सबसे पहली बात, ये बाढ़ को रोकती है। जहाँ पर भी उतली झीलें होंगी, भाई आप देखो ना, पानी पड़ेगा खूब तेजी से, पहले तो इनमें भरा जाएगा ना पानी, पहले इनमें पानी भरा जाएगा, दूसरे पानी के बहाव के जो गति है, स्पीड है, उसको कम करती हैं, बाढ़ से आपको सुरक्षा करेंगी। इसके अलावा मिट्टी का निर्माण करती हैं, मिट्टी को बनाती हैं। सॉइल कैसे बनती है गौरी जी आप कहाँ थी कहीं थी, तभी मैंने पूछा, मैंने पूछा तो मेरी जी हाँ, मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी कैसे बनती है, कैसे बनती है मिट्टी, इतनी सी मोटी परत, इतनी मोटी परत लाखों साल में बनती है, हजारों लाखों साल में। भाई कूड़ा करकट तमाम तरह के उसमें बैक्टीरिया और कीचड़ वीचड़ इकट्ठी होती है, तो धीरे धीरे मिट्टी की परत बनती है। तो वेटलैंड में यही तो हो रहा है, भाई तमाम तरह के जीव जंतु वनस्पति वहाँ पर सड़ रहे हैं, फिर बाढ़ आई तो धीरे धीरे वो इसी से मिट्टी बन रही है, उसे कहते हैं सॉइल फॉर्मेशन। मिट्टी का निर्माण वहाँ पर हो रहा है, मृदा निर्माण हो रहा है। देख लो बड़े बड़े गड्ढे धीरे धीरे पट जाते हैं, क्यों पट जाते हैं, ऐसी धीरे धीरे इसमें मिट्टी डेवलप हो जाती है, मिट्टी डेवलप हो जाती है ना। मिट्टी का निर्माण हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर का रिचार्ज हो रहा है। इसके अलावा पानी साफ भी हो रहा है, भाई पूरा का पूरा गंदा पानी आ रहा है ना, पोल्यूशन युक्त पानी आ रहा है, लेकिन पानी एक जगह रुक गया और रुकने के बाद धीरे धीरे रिस के नीचे जा रहा है। तो पानी में जितनी भी इम्प्योरिटीज थी वो सब ऊपर रह गई और अंदर नीचे ताज़ा पानी पीने को मिल गया, है ना। इसके अलावा वही फिर हुआ गया बायोडाइवर्सिटी, भाई वहाँ पर सूखा भी है, दलदल भी है, उभयचर जलथल थल सब मिलेंगे आपको, नवचर भी मिलेंगे, खाना खाने के लिए नवचर भी, है ना। आसमान में उड़ने वाले तो नीचे आते हैं ना, तो कीड़े मकोड़े खाने के लिए बगला हंस सारा सब वहाँ पर आएंगे, है ना। आएंगे नहीं आएंगे। मेरे गांव के पास एक 5-6 एकड़ खेती की जमीन में मुकदमा चल रहा है, तो 6 साल से खेती नहीं हुई है वहाँ पर 6 साल से खेती नहीं हुई है। स्टूडेंट मेरी बात ध्यान सुनना, मतलब आसपास सांप खत्म हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए, सांप दिखते नहीं थे, काले काले नाग दिखते नहीं थे, लेकिन 5 एकड़ जमीन का टुकड़ा जो है विवाद की वजह से 5 साल से खाली पड़ा, 5-6 साल हो गए। उसी किनारे नहर बहती है, तो अब जब नहर में पानी ओवरफ्लो होता है ना, तो उसमें बाद पानी भर जाता है, उस खेत में पानी भर जाता है। तो वहाँ पर कभी शाम को या सुबह को निकल होते ये काले काले कोबरा घूमते हुए मिलते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं, क्योंकि वहाँ दवाई नहीं डल रही कुछ, कोई जाए उन सांपों की डर से अंदर कोई जाना, बच्चों ने खेलना जाना बंद कर दिया वहाँ पर। और अब पिछले साल फरवरी में मैंने देखा वहाँ पर विदेशी पक्षी आ रखे थे, भाई कीड़े मकोड़े खूब थे, वहाँ पानी उतली झील बन गई, वो पानी खूब था। 1 महीने मैंने खूब आनंद लिया किनारे बैठ के आराम से। मजे की बात ये, गाँव वालों को मैं धन्यवाद दूँ, किसी ने भी उनको नुकसान नहीं पहुँचाया। नहीं तो हमारे पास के गाँव में एक गाँव शिकारियों के लिए कुख्यात था, अगर उनको जरा से इस तरह वो दुल्ला पक्षी मिल जाए तो पता नहीं कहाँ से वो पोनियाँ लेकर, पोनियाँ समझते ना, छोटी सी राइफल, ठा 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 ठा, लेकिन किसी ने उनको नुकसान नहीं पहुँचाया। अरे बड़े अच्छे लग रहे हैं, समझ रहे ना। वो कहने का मतलब क्या है, किसकी वजह से आए वो,
भाई अब आप देखो ना वेटलैंड है, वहाँ खेती नहीं हो रही है, खेती नहीं हो रही है, किसी तरह के केमिकल का छिड़काव नहीं हो रहा, आग नहीं लगाई जा रही वहाँ पर, नहीं लगाई जा रही ना आग वहाँ पर, पानी हमेशा रह रहा है, तो तरह तरह की जीव जंतु वनस्पति वहाँ पर डेवलप हो गई, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का वो खजाना हो गया। और जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, जितनी ज़्यादा, एक मिनट रुकना, बायोडाइवर्सिटी के नजरिए से तो ये इंपॉर्टेंट है ही आपका वेटलैंड है ना। और वेटलैंड आपका जो, अब देखो भाई यहाँ पर घास फूस खूब मिलेगी, तो ऑक्सीजन का सोर्स भी, यानी कि पर्यावरण को भी शुद्ध कर रहे हैं, तो बाढ़ को रोक रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर को साफ कर रहे हैं, आसपास नमी को बनाए रख रहे हैं, तो जो डेजर्टिफिकेशन है यानी कि जो मरुस्थल का या रेगिस्तान का जो प्रसार हो रहा है उसको रोक रहे हैं। अब यहाँ पर नमी रहती, जाहिर सी बात है बारिश को भी ये आकर्षित करते हैं, है ना, पर्यावरण को शुद्ध कर रहे हैं। और क्या फायदे हो सकते हैं सर इसके? यहाँ पर तरह तरह के आपको प्राकृतिक औषधि मिलेंगी, तमाम तरह का आपको सी फूड माने जलीय फूड, पानी में मछली वगैरह जो भी आप खाते हैं वो मिलेगा आपको, तरह तरह के सरीसृप यहाँ पर आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो पशु पक्षी हैं उनको भी यहाँ पर खाना मिलेगा, बाढ़ से रोकथाम इनसे होती है, ये वेटलैंड। इसके अलावा टूरिज्म के नज़रिए से भी ये ठीक है भाई, हरी भरी हरियाली किसको आकर्षित कर रही है? पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। फिर बात आती है इसकी समस्याएं क्या? तो समस्याएं वही उसी तरह से जिस तरह से एचओडी में समस्या थी, ज्वारनद बुक में समस्याएं थी। आप देख रहे हैं ना भाई, वेटलैंड का मतलब क्या है? जहां पर पानी है, चाहे बह रहा है, ये कम स्पीड से बह रहा हुआ है, उतली झील है या गहरी झील है, जहां पर पानी है। अब ये आसपास कहाँ मिल रहे हैं आपको? झील किनारे, समुद्र किनारे, नदी किनारे या नहर किनारे मिल रहे हैं आपको, है ना, या किसी कोई बहुत बड़ा खड्ड है वहां पर आपने मिल रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया कि ऊपर नदी घाटियों में बांध बनाने शुरू कर दिए, तो पानी का सोर्स इनका खत्म हो गया, बांध बनाने शुरू कर दिए। खनन, जो नदियों में खनन हो रहा वो इनका दुश्मन है। वो उसके अलावा वही जैसे एक्चुअली मैं कह रहा था आपको कि खेती के लिए या कारखानों के लिए या बसावट के लिए आप इनका अतिक्रमण कर रहे हैं, इनको सुखा रहे हैं, या कचरे की डंपिंग यहाँ पर आप कर रहे हैं, मच्छरों को भगाने के लिए, मच्छरों को मारने के लिए इनको आप सुखा रहे हैं, है ना, या खेती का विस्तार करने के लिए आप इनको खत्म करते जा रहे हैं, ये खत्म होती जा रही है। और इंसान पता नहीं किस गुमान में है कि ये सब जो है ना हमारे यहाँ फ्रेश एयर के यानी ऑक्सीजन के सोर्स हैं, चाहे वो मैंग्रोव हो, चाहे वो डेल्टा हो, या वो एस्चुरी हो, या ये तमाम तरह की वेटलैंड हो, ये सब ऑक्सीजन के सोर्स हैं। आज जो हमारी सांसें फूल रही है ना, पता है आसपास हरियाली खत्म होती जा रही है, हरियाली खत्म होती जा रही है, जहरीली गैसें बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन कम होती जा रही है, ठीक है ना। लेकिन आएगा वो समय जल्दी जब ऑक्सीजन एटीएम हुआ करेंगे। हाँ, जाओ पैसे डालो और वहाँ मास्क लगाओ, ऑक्सीजन मिलेगी आपको, फिर शहर में चले जाओ, है ना, घुट के आओ। हाँ देखना, जैसे जैसे जो हालात है ना, जैसे हालात हैं एक दिन ऐसा होना है। ये जो जंगल है आप, यहाँ कोहरा ही नहीं आता था, क्यों? क्योंकि यहाँ की हवा साफ थी, यहाँ भी कोहरा, घना कोहरा, यहाँ भी पोल्यूशन हो गया, सब ईंट भट्टे और पता नहीं स्टोन क्रशर और पता नहीं क्या क्या सब धूल उड़ा रहे हैं, जंगल काट दिए निगम ने। चलेंगे तो भूमि के कटाव को भी रोकती हैं, ये आपदाओं से सुरक्षा करती हैं, और परागण होता है ना, कीट परागण, मिट्टी को बनाती हैं, ये प्रदूषण को कंट्रोल करती हैं। भारत के कुल एरिया में लगभग 5% जो है वो वेटलैंड है। इसकी संकट क्या है इसके सामने? कृषि के लिए इसको सुखा रहे हैं, वनीकरण के लिए इसको सुखा रहे हैं, है ना, मच्छरों के लिए सुखा रहे हैं इसको, उद्योग के लिए सिखा रहे हैं इसको, कचरे की डंपिंग कर रहे हैं, बांध आपने बना दिए, पानी खत्म, खनन कर रहे हैं, पानी खत्म, अंडरग्राउंड वाटर का बहुत ही आप दोहन कर रहे हैं, है ना, अंडरग्राउंड वाटर का आप जब दोहन करने लगे तो नमी कम हो रही है, वो समस्या इसकी। सूखा आने वाला बार बार जो सूखा आ रहा है वो समस्या, ग्लोबल वार्मिंग इसके लिए एक समस्या है ना। हद से ज़्यादा मछली पकड़ना, हद से ज़्यादा यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए इनको आप सुखा दे रहे हैं, और हद से ज़्यादा टूरिज्म है उससे भी आपको नुकसान पहुँच रहा है, ठीक है साहब। इसके अलावा मिट्टी कट कट के बह करके आ रही है और इनको पाट दे रही है। मैंने देखा ना इरोजन, आप लोगों के साथ इरोजन से इसका संबंध है, नदियों में, मैदानों में मिट्टी कट कट के आ रही है और इन गड्ढों को पाट दे रही है, इसलिए भी ये खत्म होते जा रहे हैं। तो आज की क्लास में इस पार्ट में बस इतना ही, और इससे आगे हम लोग अब देख रहे हैं इसी से रिलेटेड है ये वेटलैंड, रामसर वेटलैंड। अच्छा, तो मैं इसको क्यों ना इसी में लिख दूँ, इसी में कर दूँ, है ना, इसी में कर दूँ, आगे चलूँ जैसे आप कहें। चलिए, तो ईरान में कैस्पियन सी के किनारे एक शहर है रामसर या रैमसर, ठीक है ना। वहां पर पहली बार 2 फरवरी सन 1971 को एक सम्मेलन हुआ, दुनिया के बहुत से देश यहाँ पर बैठे, एक सेमिनार हुआ। मकसद ये था कि जो नम भूमि है, वेटलैंड है, ये हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, इनको बचाना है। जैसे अभी मोदी जी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और फिर क्या आया था, इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस,
ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस है ना, GBA, इसका आह्वान किया। तो उसी तरह से बहुत से देशों ने मिलकर के एक अलायंस बनाने का आह्वान किया कि एक अलायंस बनाइए और जो वेटलैंड खत्म होती जा रही है, नम भूमि खत्म होती जा रही है, उसको बचाइए। तो अब ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन गया जिसका मकसद था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गया जिसका मकसद था वेटलैंड को खत्म होने से रोकना। न केवल वेटलैंड को खत्म होने से रोकना बल्कि उनका संरक्षण करना, उनको और बढ़ावा देना। तो इस रैमसर शहर में जो सम्मेलन हुआ कैस्पियन सी के किनारे ईरान में, इसमें एक संधि बनी नम भूमि के संरक्षण के लिए। उस संधि को कहा जाता है रैमसर प्रोटोकॉल। उस संधि का नाम ही पड़ गया रैमसर प्रोटोकॉल। तो रैमसर प्रोटोकॉल जो है उन सुझावों का, उन दिशा निर्देशों का समूह है जो वेटलैंड को बचाने के लिए, उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए अपनाए जाते हैं। और इसमें तमाम तरह के नॉर्म सुझाए गए हैं। अगर आपके देश में, आपके राज्य में कोई नम भूमि है जो संकट में है और इन नॉर्म्स के अंतर्गत आती है, तो रैमसर वेटलैंड उसको घोषित कर दिया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके संरक्षण के लिए सहयोग मिलता है, यानी फंडिंग भी मिलेगी, ट्रेनिंग भी मिलेगी और जो रिसर्च हो रही है उसके फायदे भी आपको दिए जाएंगे। ये संधि लागू हुई थी ये सम्मेलन जो हुआ था, ये सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी सन 1971 को। उसी की याद में हर साल 2 फरवरी को इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाया जाता है। और ये संधि लागू हुई थी सन 1975 में। 2 फरवरी 1971 को रैमसर सम्मेलन हुआ, 1975 में ये लागू हुआ। भारत इसमें शामिल हुआ था 1982।